हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य में। तो आज मैं आया हूं जनवरी मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट 1 को लेकर, जो कि यूपीएससी सीएससी और ईपीएफओ दोनों के लिए ही करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है वहां पे उन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे हर एक टॉपिक बहुत ही डिटेल वे में मैंने डिस्कस किया है पिछले जून से लेकर दिसंबर मंथ तक, और आगे भी अभी चलता रहेगा। जैसे यूपीएससी सीएससी के लिए अप्रैल तक का हमने टारगेट रखा है कवर करने का, और ईपीएफओ के लिए हमने सितंबर तक रखना है। इन सारे वीडियो में जानता हूं कि मैक्सिमम हमारे फ्रेंड्स ऑलरेडी ये करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस डिस्कस कर लिए होंगे, बट अगर वो इन वीडियोस को एज अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हो सकता है कि कुछ कुछ टॉपिक उनको ऐसा मिल जाएगा जो जिनको उन्होंने शायद नहीं देखा हो, तो उनके लिए कुछ वहां पे बेनिफिट होगा। और जो हमारे फ्रेंड्स जो ठीक से पूरे एक साल का जो न्यूज़पेपर बोलिए या मैगजीन्स बोलिए उन्होंने ठीक से फॉलो नहीं किया है, तो मैं इतना आपको यहाँ बता दूं कि लगभग 95% तक का मैं टारगेट यहाँ रखा हूँ कि मैं यहाँ कवर करके रखूंगा। जहां से भी आपने पढ़ा होगा आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं मेरे सारे वीडियोस और मेरे पीडीएफ से कि एटलीस्ट मैंने 95% 90 to 95% तक मैंने कवर किया है, जिसका मैं आपको एश्योरमेंट दे सकता हूँ कि इससे हटके कुछ नहीं होगा। अगर ये कर ले रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स में मोर देन एनफ कर रहे हैं। आप बाकी अब स्टैटिक पार्ट में ध्यान दीजिए, ठीक है। आज कुछ जैसे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे इकोनॉमिक का जो इनइक्वालिटीज है हमारे सोसाइटी में, इससे रिलेटेड हम कुछ डिस्कस करेंगे। वुमेन के जो इंपॉर्टेंट लॉज है कुछ कुछ जो कि इम्पार्शियल वे में देखा जाता है हमेशा मैन और वुमेन के बीच में, वो सब सारे कुछ कुछ देखेंगे। तो प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट मुझे करते रहें, मैं अपने तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, कहीं पर भी आपको कमी होने नहीं दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे साथ कुछ मेरे पर्सनली भी मेरे साथ अटैच हो सकते हैं इन सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां पे क्योंकि मैं मानता हूं क्योंकि जब हम और आप हम जब एक साथ मिल जाएंगे तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर हमने ठान लिया। तो मैं तो हूं ही आपके साथ, आप भी अगर मेरे साथ बन जाते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ जरूर अचीव करेंगे और कुछ ना कुछ बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ये जो मेरे चैनल है, इस चैनल के माध्यम से और भी बहुत ही सारे इनोवेटिव क्लासेस ले सकते हैं। जैसे यूपीएससी का तो मैंने यहाँ पे सीएससी और ईपीएफओ करा ही रहा हूँ, इसके अलावा भी मैं और भी बहुत सारे सेशन ये स्टेट पीएससी से रिलेटेड स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द। इसके अलावा एसएससी और रेलवेज का भी क्लासेस चल रही है। तो आप इन सारे वीडियोस को हमारे इस चैनल में आप के माध्यम से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो प्लीज हो सके तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो ये सारे वीडियोस को भी आप लोग देख सकते हैं, या एटलीस्ट अपने जो भी फ्रेंड जो ऑलरेडी किसी एसएससी या रेलवेज या किसी और एग्जाम से रिलेटेड वो प्रिपेयर में लगे हुए हैं, तो एटलीस्ट उनको आप एक बार शेयर कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक बार देखें। अगर मे भी हो सकता है कि वो जहां भी ले रहे हैं या वो अगर इन अपने खुद से भी वो पढ़ रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि किसी अगर आप उनको 1% का भी लाभ अगर दे सकते हैं, तो प्लीज मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अपना पाँव पीछे ना रखें। जितना हो सके खुद भी पढ़िए, मिल बांट के पढ़िए। जितना ज्यादा आप दूसरों के लिए सोचेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए भी फायदेमंद होगा, चाहे एक तरफ से या दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं से होगा। बस अपने हिसाब से आप बढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा आपको मिलना ही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि हमेशा की तरह शुरू करने से पहले एक मैप क्वेश्चन करते हैं। तो जो आज का मैप क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर नालबना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड। तो ये नालबना बर्ड सेंचुरी किस जगह लोकेटेड है वहां हमें बताना है। तो ये कहाँ पे, उड़ीसा में है ये लोकेटेड, जहाँ पे चिल्का लेक भी लोकेटेड है। और ये और कुछ नहीं, ये चिल्का लेक का ही एक पार्ट है, आप कह सकते हैं आइलैंड जो है ना, ये देख पा रहे होंगे ये चिल्का लेक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट है हमारे कंट्री का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है, ठीक है। सेकंड कौन सा है मैंने कल ही बताया था आप लोग को, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को याद होगा। तो प्लीज आपने को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा लेक है, ठीक है। तो ये जो नालबना बर्ड सेंचुरी है ना, ये देख पा रहे होंगे ना, ये रेड जस्ट अभी आपको दिखा रहा होगा, टेम्परेरी क्लोज्ड है क्योंकि मैंने हाल ही में इस पीडीएफ को मैंने इस प्रेजेंटेशन को बनाया है। तो ये अभी यहाँ पे क्लोज है, ये कोरोना की वजह से, तो ये टेम्परेरी क्लोज दिखा रहा है। ये देख पा रहे हैं चिल्का लेक है, इसके बीच में बीच एकदम ये नालबना आइलैंड है, ठीक है। छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे बर्ड्स जो भी है बहुत ही डिफरेंट वैरायटी ऑफ बर्ड्स वहाँ पाए जाते हैं, और उनको ये बहुत ही सूटेबल फेवरेबल उनको ब्रीड करने के लिए भी वहाँ पे मिलता है, तो इसलिए वो वहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो नालबना लैंड है ना, ये लगभग 16 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है। और इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1987 में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये इमरजेंसी के बाद ही डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। इसके अलावा ये जो नालबना और मंगलजूडी है ना, ये दोनों ही जो आइलैंड है ना छोटे छोटे, ये चिल्का लेक के ही बैंक्स में, बैंक मतलब जो किनारा होता है ना तट, तो वहां पे ये पाए जाते हैं। और ये दोनों ही मेजर प्लेसेस है चिल्का लेक के, जहाँ पे बर्ड्स एक साथ कॉन्ग्रीगेट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चिल्का लेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था, उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा इसे याद कर पाएंगे, क्योंकि हाल ही में हमने जो एक लेक पढ़ा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में था, ठीक है। तो
हमारा आज का पहला टॉपिक है टाइम टू केयर रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे आपको लोगों को दिखाया था कि आपको ये जो इनइक्वालिटीज़ है ना, इससे रिलेटेड हमें ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज़ वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी है ना, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे 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 रिपोर्ट निकालते हैं जो कि हमारे अगर आप ऑक्सफैम इंटरनेशनल का ये जो यूज़ है ना, इसका नाम अगर आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में अगर यूज़ कर लेते हैं तो आपको +2 मार्क्स वहीं पर आपने दे दिया, आपने मतलब ले लिया। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ कुछ अगर चीज़ वो भी बेसिक चीज़, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये अगर याद रख लेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब जो यूपीएससी जो इन्वेस्टेड है ना चेकर, वो देख के पहले आपको मार्क्स दे देगा कि इस बंदे को इतना कुछ पता है। ठीक है, तो ये टाइम टू केयर रिपोर्ट क्या है कि रिपोर्ट टाइटल टाइम टू केयर हैज बीन रिलीज बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल, जो कि फोकस किस पे करता है, एलिवेशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी से रिलेटेड। मैंने बताया था कि किस तरह से मतलब डिफरेंशिएट होता है जो हमारा जो लेवल है पॉवर्टी का। एक कुछ है जो इतने अमीर है, कुछ है जो इतने गरीब है, जो हमें गिन भी नहीं सकते वो उन अमीरों के सामने। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो आया है वो है कि वर्ल्ड में लगभग 2153 बिलियनियर्स हैं। ठीक है, वर्ल्ड में लगभग 2153 बिलियनियर्स है। 2019 में ऐसा डेटा पाया गया है। बट ये क्या है, ये डबल है 2018 से। बट जो टोटल इनका पास अमाउंट है ना, वो कम है 2018 के कंपेयर में। मतलब मान लीजिए 2018 में होंगे 1000, तो उनके 1000 लोगों के पास जितने पैसे थे ना, ये 2153 जो है उनसे ज्यादा ही है थे तभी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला गया। उसके अलावा जो 1% जो रिचेस्ट है ना वर्ल्ड में, वो लगभग 6.9 बिलियन पीपल के डबल है वेल्थ के कंपेयर में। मतलब उतने पैसे हैं उनके पास। ठीक है, 2011 से 17 तक देखा गया कि जो एवरेज वेजेस है ना G7 कंट्रीज का, जो G7 कंट्रीज का पार्ट इंडिया है या नहीं, एक बार प्लीज बताइए। इंडिया के साथ आप ये भी बताइए कि चाइना है कि नहीं है पार्ट। तो इंडिया और चाइना, चीनी, हिंदी चीनी भाई भाई, ये दोनों है कि नहीं G7 कंट्रीज का पार्ट, प्लीज एक बार बताइए। तो ये बोला जा रहा है कि 11 से 17 तक का जो एवरेज वेजेस है ना G7 कंट्रीज का, वो लगभग 3% ग्रो किया है। बट जो डिविडेंड है ना वेल्दी शेयर होल्डर का, वो इंक्रीज किया लगभग 31% का। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में ये सब कुछ कुछ बात बता रहा है। इसके अलावा जो ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट्स है ना, लगभग 4% हायर हो गया है किसके, वुमेन में। इसके अलावा ये जो गैप है ना, ये जो अराइज हुआ है मेन और वुमेन के बीच में, वो लगभग 22% का है ड्यूरिंग वुमेन्स पीक प्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एजेस। मतलब जो वुमेन रिप्रोडक्टिव एजेस में हो या प्रोडक्टिव एजेस में, उन समय तो और ज्यादा, मतलब लगभग 22% का गैप पाया गया है वैसे लंबे जगह में, कि वो लोग ज्यादा गरीब दिख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वुमेन रिलेटेड पर्टिकुलरली जो इस रिपोर्ट में दिया गया है वो है कि ग्लोबली 42% ऑफ वुमेन एजिंग वुमेन आर आउटसाइड द पेड लेबर फोर्स। ठीक है, वो पेड लेबर फोर्स से एकदम बाहर है। 42% के लगभग में उतने वुमेन है। ठीक है, जो कि मेन के कंपेयर में 6% है जो कि पेड मतलब आउट पेड लेबर फोर्स से आउटसाइड है। ठीक है, मतलब पेड लेबर फोर्स क्या हो गया कि उतना जो उनको पेड करना है, जो भी लेबर फोर्स है उनसे रिलेटेड उनको पेड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो मॉनिटरी वैल्यू ऑफ अनपेड केयर वर्क ग्लोबली फॉर वुमेन एज 15 एंड ओवर इज एटलीस्ट 10.8 ट्रिलियन। क्योंकि देखा गया है कि अब जो भी हमारे माता बहनें जो घर में काम करते हैं, उनके लिए तो कोई उनको पेमेंट नहीं करता है, बट वो दिन रात सुबह शाम जो काम करते रहते हैं। तो अगर पूरे वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पर अगर कैलकुलेट किया जाए ना, तो वो जो जितना अमाउंट का काम करती है ना, वो लगभग 10.8 ट्रिलियन है। सोच सकते हैं 10.8 ट्रिलियन एक साल में उनको उतना सैलरी मिलना चाहिए, बट वो काम करते हैं, वो फ्री में काम करते हैं, अपने फैमिली, अपने जो भी घर के लिए काम करते हैं, कुछ आपको सोशल इश्यूज की वजह से काम कर रहे हैं। तो ये सब देखिए, ये सब जो 10.8 ट्रिलियन का इकोनॉमी जो है वो नहीं यूज करते। ठीक है, ये सब चीज इस रिपोर्ट में आया है। लगभग 80% ऑफ द जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वर्ल्ड वाइड में, वो वुमेन जो है, और 90% ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स हैव नो एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी, जैसे मैटरनिटी प्रोटेक्शन। और ये मतलब 80% तो है वर्ल्ड वाइड में क्या, डोमेस्टिक वर्कर, जिसमें 90% है ना उनमें से जिनके पास तो कुछ सोशल सिक्योरिटी बोल के है ही नहीं, ना ही मैटरनिटी प्रोटेक्शन है, जो भी अभी गवर्नमेंट के द्वारा मैटरनिटी बिल आया गया है, वो सब तरह का कुछ भी नहीं है उनके पास, और ना ही किसी तरह का बेनिफिट है। ठीक है, तो ये सब चीज बहुत ही शर्मनाक बात है जो अभी ये रिपोर्ट के तहत आ रही है सामने। इसके अलावा इंडिया से रिलेटेड जो कुछ फाइंडिंग्स दिया गया है इस रिपोर्ट में, कि इंडिया इज रिचेस्ट, इंडिया का जो रिचेस्ट 1% लोग है ना, वो लगभग 4 टाइम्स है किससे, वो 70% ऑफ द रेस्ट पॉपुलेशन। मतलब समझ रहे हैं ना, 70% जो पॉपुलेशन है, अगर 70 लोग का जितना आमदनी है ना, उससे कई ज्यादा है, मतलब 4 गुना ज्यादा है पैसा किसके पास, जो मतलब एक आदमी है ना, 100 में अगर हम मानते हैं 100 आदमी है हमारे कंट्री में, तो 70 लोगों के पास जितना पैसा है, उससे 4 गुना ज्यादा एक आदमी के पास पैसे हैं।
ठीक है। इसके अलावा जो कॉम्बाइंड टोटल वेल्थ ऑफ 63 इंडियन बिलियनियर्स इज हायर देन द टोटल यूनियन बजट ऑफ इंडिया फॉर द फिस्कल ईयर 2018-19, ठीक है। तो सोचिए ये जो 63 इंडियन बिलियनियर्स है ना इंडिया में, 63 इंडियन बिलियनियर्स, उनका जो टोटल उनके पास आमदनी है, टोटल उनके पास वेल्थ है ना जितना, वो यूनियन बजट जो पेश किया जाता है ना हर साल, तो 2018-19 में जितना यूनियन बजट पेश किया गया ना, उसका मतलब क्या उससे भी ज्यादा है, लगभग ये देख रहे हैं 2,442,200 करोड़ जो यूनियन बजट था, इससे ज्यादा है ये 63 इंडियन बिलियनर्स का आमदनी। सोच सकते हैं कितना मतलब है, किस तरह का मतलब ये आपको इनइक्वालिटी है हमारी कंट्री में। इसके इसीलिए ये जो कुछ कंसर्न इसमें रेज किया गया है कि इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है ना इज आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल है ही नहीं, एंड हैज क्रिएटेड अ ग्रेट डिवाइड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये पॉवर्टी से रिलेटेड या कुछ इस तरह का अगर आपको इसी मिले या मेंस राइटिंग मिले, तो आप अगर ये जो ऑक्सफैम यूनिवर्सिटी है ना, ऑक्सफैम जो ये कम है आपको, इससे रिलेटेड अगर आप यहाँ पे कुछ भी अगर लिख देते ना, ऑक्सफैम इंटरनेशनल से रिलेटेड थोड़ा दे के कोट कर दिए, बहुत ही अच्छा मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। बस हल्का फुल्का डेटा आपको याद रखना है, कुछ रटने का जरूरत नहीं है, जो आपको किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा फायदा उठाने वाला है, पहुंचाने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी को हम स्टेट्स इन न्यूज़ वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं स्टेट्स इन न्यूज़ वाले में? क्योंकि जो कंट्री है ना, फर्स्ट गवर्नमेंट जो कि उड़ीसा जो है ना, वो कंट्री का पहला गवर्नमेंट बना है जो कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जहाँ पे प्लांट किया गया है, ठीक है। इससे पहले प्राइवेट थे पर ये गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है, तो इसलिए और ज्यादा ये न्यूज में बन गया है, ठीक है। जो कि कौन से जगह में, मंचेश्वर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप जो है ना उड़ीसा में, वहां पे आया, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा के मंचेश्वर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप, ठीक है। इसके अलावा जो प्लांट है ना, वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है पॉलीक्रैक, इज फर्स्ट ऑफ इस काइंड इन द इंडियन रेलवे, मतलब इंडियन रेलवे का मदद से ये बनाया गया है उड़ीसा में, ठीक है। और फोर्थ इन द कंट्री मतलब इससे पहले जो है प्राइवेट बॉडीज जिन्होंने ये किया था, बट गवर्नमेंट बॉडी के हिसाब से रेलवे तो गवर्नमेंट बॉडी है, तो उनके लिए उनके द्वारा फर्स्ट टाइम जो किसी गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लिया गया, मतलब वेस्ट आप कुछ दो वहां पे, वहां से एनर्जी वो लोग निकालेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं स्पेशली, फीड है ना, इट कन्वर्ट मल्टीपल फीड स्टॉक, वेस्ट जो भी है ना फीड से रिलेटेड, फीड स्टॉक से रिलेटेड, उनको वो लोग हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल्स में वो चेंज करेंगे, गैस हो या कार्बन हो या वाटर में, ठीक है। तो ये हो गया आपको वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का ये काम, ठीक है। ये पॉलीक्रैक है क्या, तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट मतलब ये वर्ल्ड का वेरी फर्स्ट पेटेंटेड हेट्रोजेनस कैटालिटिक प्रोसेस है, ठीक है। हेट्रोजेनस कैटालिटिक प्रोसेस है, जो इसका मेन काम होगा कि कैसे करके कन्वर्ट करना फीड स्टॉक को हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। जहाँ पे आप हाइड्रोकार्बन हो गया जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिला हुआ जो भी ऑर्गेनिक चीज हो, तो उसमें क्या है, फ्यूल्स हो गया, गैस हो गया, कार्बन हो गया, इसके साथ साथ वाटर वगैरह भी, ठीक है। तो ये सब चीज इस प्लांट के द्वारा, ये जो पॉलीक्रैक है ना, क्रैक करके वो करने का काम करने का, ठीक है। इसके अलावा जो भी एनर्जी होगा ना, वो जो प्रोड्यूस किया जाएगा प्लांट के द्वारा, वो एकदम लाइट डीजल ऑयल होगा, और वो ऑयल को मतलब जो भी लाइट फर्नेसेस है ना उसमें यूज किया जा सकेगा, ठीक है। और ये जो प्लांट है ना, लगभग 500 केजी पर बैच वो पूरी तरह से वो फेड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें लगभग ऑल काइंड ऑफ एग्जिस्टिंग प्लास्टिक हुआ या पेट्रोलियम स्लज हुआ या ई वेस्ट हुआ या ऑटोमोबाइल फ्लफ हुआ, ये सारे चीज यहाँ पे एज अ वेस्ट आप वहाँ पे डंप कर दीजिए, वो वहां से वो बहुत ही यूटिलाइज वे में अच्छे अच्छे चीज निकाल के लाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही उतना काम हुआ है ये पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी के मदद से। चलिए देखते हैं और भी कितने सारे स्टेट में आगे ये लाया जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है GSAT-30, तो इसे हम इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। देखिए GSAT-30 तो इसरो के द्वारा है, फिर भी हम IR वाले सेक्शन में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये इसरो के जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना, वहां से लॉन्च नहीं किया गया, ये लॉन्च किया गया फ्रेंच गियाना, जो कि एक फ्रेंच का ही एक टेरिटरी है, मतलब एक पार्ट है, जो कि कहाँ पे, सदर्न अमेरिका में, साउथ अमेरिका में ये पार्ट आता है। आप साउथ अमेरिका का जो नॉर्थन पार्ट है ना यहाँ पे, साउथ अमेरिका का, वहां पे आपको ये कंट्री मिलेगा, वहां से ये हाल ही में हमारा सैटेलाइट को वहां पे लॉन्च किया गया है। जैसे हम अपने सैटेलाइट के, मतलब हम जब कुछ स्पेस में लॉन्च करते हैं, तो कभी कभी होता है कि हम कमर्शियल भी जो भी होते हैं ना, तो उनको भी हम अपने साथ लॉन्च करते हैं। हाल ही में हमने अभी 9 सैटेलाइट लॉन्च किया था अपने साथ, तो ये इसी तरह से GSAT-30 को भी हमने फ्रेंच गियाना से उनके किसी सैटेलाइट के मदद से, उनके किसी जो स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल है ना, उनके साथ हमने अपना सैटेलाइट भी लॉन्च करवा दिया, ठीक है। और ये जो लॉन्च व्हीकल जो लॉन्च किया गया था ना फ्रेंच गियाना से, वो उसका नाम है एरियन 5 VA
VA251 और हमने किससे किया था, PSLV से। तो ये Ariane 5 VA251 ये भी PSLV की तरह एक लॉन्च व्हीकल है जो हमारे सैटेलाइट GSAT-30 को लेके जाएंगे और इनको वो स्पेस में जाके छोड़ देंगे, ठीक है। उनके साथ और भी बहुत सारे सैटेलाइट जाएंगे बट हमारा वाला इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसे याद रखें, और लॉन्चिंग व्हीकल है वो याद रखना है और किस एक जगह में है ये वो हमें याद रखना है, ठीक है। इसका जो इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स है, ये बोला जा रहा है कि GSAT-30 जो है ना, ये इसरो का जो इससे पहले इनसैट और GSAT सैटेलाइट सीरीज जो लॉन्च किया गया था उसी का ही ये पार्ट है जो कि रिप्लेस करेगा इनसैट 4A को, ठीक है। इनसैट 4A को ये रिप्लेस करने वाला है जो कि ऑर्बिट में जाते ही ये अपना काम करना शुरू करने वाला है, ठीक है। और ये क्या करेगा, स्पेशली जो I3 के बस स्ट्रक्चर है ना, जो कि स्पेशली कम्युनिकेशन सर्विस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये काम करने के लिए बनाया गया है ये GSAT-30 को, ठीक है। इसका स्पेशली टू सेट इसका फीचर मतलब ये जो सैटेलाइट है GSAT, ये 2 सैटेलाइट फ्रीक्वेंसीज में यूज करेगा इसको, ठीक है। स्पेशली ताकि जैसे इंडियन मेनलैंड जो है ना, हमारा ये मेनलैंड हो गया जो भी ये इंडिया का, इसके लिए और इसके अलावा आइलैंड कवरेज जो भी हमारा अंडमान निकोबार है या लक्षद्वीप है, इसको भी ये कवर करने का काम करेगा। और ये किससे करेगा, तो जो कू बैंड जो है ना, ये कू बैंड से करेगा। कू बैंड एक टाइप का ये बैंड हो गया जो कि 12 से लेकर 18 फ्रिक्वेंसी मतलब मेगा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जो है ना, ये यहाँ पे इस बीच में काम करता है। उसके अलावा जो इसका एक्सटेंड द कवर जो है ना, ये लगभग आपको चला जाता है जो कि स्ट्रेच कर सकता है ऑस्ट्रेलिया से लेके यूरोप का लोअर फ्रीक्वेंसी सी बैंड तक, ठीक है। आपको 2 टाइप का बैंड यहाँ पे देखने मिलेगा इस GSAT-30 के द्वारा, ठीक है। ये जो काम करेगा लगभग 1 से 40 गीगा हर्ट्ज का, मैं मेगा हर्ट्ज बोल रहा था, ये 1 से 40 गीगा हर्ट्ज के तक में ये काम करेगा, ये सारा कू और सी बैंड के अंदर, ठीक है। तो ये GSAT-30 का कुछ फीचर्स हो गया, थोड़ा हल्का फुल्का ध्यान रखना है, कुछ ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक्स है, बस हल्का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगला बोल रहा है कि ये जो GSAT-30 है ये 15 साल का इसका लाइफ टाइम मतलब इसका लाइफ स्पैन होगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रोवाइड करेगा डायरेक्ट टू होम जो DTH हम कनेक्शन टेलीविजन सर्विसेज यूज करते हैं उसकी कनेक्टिविटी में अच्छे से वो हेल्प करेगा। इसके अलावा जो VSATs ATM से रिलेटेड जो भी कनेक्टिविटी है ना, जो वहाँ पर आप ATM के ऊपर देखते होंगे एक छोटा सा एंटेना टाइप का रहता है, तो वो सब का भी कम्युनिकेशन में काम आएगा। स्टॉक एक्सचेंज के भी, क्योंकि उनको बहुत ही हाई स्पीड डेटा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो उनसे रिलेटेड बहुत अच्छा मदद किया जाएगा। टेलीविजन अपलिंकिंग और टेलीपोर्ट सर्विसेज में भी काम आएगा, फिर डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग में भी काम आएगा, ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस में भी काम आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होगा। तो ये सब सारी चीज GSAT-30 के द्वारा मदद किया जाएगा। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। उसके साथ बट ये है कि हमारे द्वारा इंडिया से ये लॉन्च नहीं किया गया है, ठीक है। ये जो आर्यन स्पेस जो हमने अभी पढ़ा था ये है क्या, तो ये एक वर्ल्ड का पहला कमर्शियल लॉन्च स्पेस सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। हमारे मैंने पूरे ग्लोबल में पहला कोई स्पेस है मतलब स्पेस एजेंसी है जो कि फर्स्ट टाइम कमर्शियल वे में पैसे लेके वो लॉन्च करते हैं। हमने उनको पैसा दिया कि हमारा सैटेलाइट को भी आप लेके जाइए, ठीक है, तो उन्होंने हमारा लेके गया। ऐसा कोई जरूरी था कि उनको दिया, हमारे पास क्या नहीं था लॉन्च व्हीकल, तो हमने उनको क्यों दिया जबकि हाल ही में हमने छोड़ा था। देखिए होता है ये कि जब ऑर्बिट हुआ ना, यहाँ पे जब रोटेशन हो रही है तो कुछ होता है, ये हम इंडिया हो गया यहाँ पे, ठीक है, साउथ अमेरिका हो गया यहाँ पे, हम जब कुछ लॉन्च करेंगे ना तो हम लोग को अगर अपना सैटेलाइट इस एरिया में नहीं चाहिए, हम लोग को कुछ और आपको डायरेक्शन में चाहिए, कुछ और लोकेशन में चाहिए, तब हमको क्या करना होगा, अपना लोकेशन लॉन्चिंग का चेंज करना होगा। तब अगर वैसा करते हैं तो हम लोग अपने ना बहुत सारे फ्यूल को भी बचा सकते हैं, बहुत सारे चीज हमारा फायदा होने का है, तभी जाके हम वहां से लॉन्च करते हैं। और उनके भी सैटेलाइट्स को हम इसलिए लॉन्च करते हैं, हमने ही सबसे वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, 100 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया था। तो बहुत सारे ऐसे चीजें जो हम भी करते हैं दूसरों के लिए और दूसरे भी हमारे लिए करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ कुछ हो गया बेसिक चीज, थोड़ा हल्का फुल्का ध्यान रखना है और कुछ ज्यादा आपको कुछ इसके अंदर रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। ये वर्ल्ड कप पहला ये हो गया। इसके अलावा ये जो ना ये 1981 से काम कर रहा है, और जो जब ये किया गया था तो लगभग 24 सैटेलाइट हम अभी तक छोड़ चुके हैं GSAT-30 को मिला के, ठीक है। GSAT-30 को मिला के हमने 24 सैटेलाइट ये एरियन स्पेस है ना, इनके मदद से हमने स्पेस में पहुंचा चुका है, ठीक है। तो ये सब हो गया कुछ कुछ बेसिक पार्ट सब जो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला टॉपिक है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज। इसे हम इंटरनेशनल आपको जो आपको ये जो हो रहा है ना, आपको जो भी रिलेटेड बात आ रहा है कि कौन सा ग्रोइंग सिटीज है, कि इंसान ने जो भी इस सिटीज ये जो निकाला गया है ना वर्ल्ड फास्टेस्ट, इसका जो भी बॉडी है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इंटरनेशनल बॉडीज वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। तो ये कौन सा बॉडी है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। इससे पहले कहाँ का ये इकोनॉमिक EIU का यूज मैंने इन्होंने क्या क्या रिपोर्ट दिया है, प्लीज आपको एक जगह अगर लिखे हुए हैं तो प्लीज एक बार देख ले। मैं तो आपको PDF प्रोवाइड करूंगा ही जहाँ पे आपको एक जगह मिल जाएंगे, बट फिर भी आप लोग भी अपना थोड़ा ध्यान देते रहेंगे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये सारे वीडियोस, ठीक है।
तो बोला जा रहा है कि 3 इंडियन सिटीज है जो कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन एरियाज के लिस्ट में आए हैं। किनके द्वारा बोला गया है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। और ये सिर्फ इंडिया का कोई बॉडी नहीं है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो रैंकिंग दिया गया है ये लगभग 2015 से 20 तक ये फोरकास्ट को देखा गया है, और उसको जो लिस्ट बनाया गया है ये बेस किया गया, मैंने किसके ऊपर बेस है? तो यूनाइटेड नेशन का जो पॉपुलेशन डिवीजन है ना, उनके डेटा के ऊपर बेस्ड है। और जो इकोनॉमिस्ट है ना, उन्होंने लिस्ट किया है ये पॉपुलेशन को कि कैसे अर्बन एग्लोमरेशंस और कैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतलब 2015 से 20 में उन्होंने कैसे करके यूटिलाइज किया है अर्बन एग्लोमरेशन का, मतलब कैसे करके वहाँ का सोसाइटी जो भी अर्बन से रिलेटेड है। तो इसको देखते हुए ये इकोनॉमिक्स EIU जो है ना, इन्होंने सर्वे के हिसाब से अपना रैंकिंग दिया है। ठीक है, तो इस रैंकिंग में पाया गया है कि जो मलप्पुरम है ना, मलप्पुरम जो है कि पाया गया है कि फर्स्ट रैंक ऑफ द, मतलब हमारे पूरे सिटी में। ठीक है, कोझिकोड को आपको सेकंड मिला है, कोल्लम को थर्ड मिला है। ठीक है, तो ओनली 3 सिटीज जो कि टॉप 10 में आए हैं वो है ये 3 सिटीज। ठीक है, तीनों के तीनों ही साउथ से है। ये आपको केरला से हो गया, ये भी आपको साउथ में मिल गया। ठीक है, जो मलप्पुरम है ना, ये रैंक 1 दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 44.1% चेंज बिटवीन 2015 एंड 20, तो इसलिए और भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो गया कि इतना ज़्यादा चेंजेस हुआ है सिर्फ 5 सालों में। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। डेटा को थोड़ा याद रखिएगा, किसी किसी जगह में अगर इंडिया से रिलेटेड आपको कुछ अच्छा बात बताना है तो यहाँ अगर इसका मेंशन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है आपको स्टेट कैन रेगुलेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो स्टेट क्या रेगुलेट कर सकते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, इससे रिलेटेड हमें पढ़ना है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ मतलब आपको नोटिफाई किया गया। ठीक है, स्टेट जितने भी हैं उनको, तो उससे रिलेटेड है। बट हम ये कहाँ किसी स्टेट से रिलेटेड नहीं लिख रहे हैं, इसे हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अभी हम पढ़ेंगे वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्या किया, अपना कुछ वर्डिक्ट दिया, बोला कि जो भी इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट क्लेम, मतलब जो भी बात बोल रहा है कि गवर्नमेंट एडेड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है पूरे कंट्री में, उनको क्या करना बोल रहे हैं कि कैन नॉट क्लेम टू हैव एब्सोल्यूट राइट इन डिसाइडिंग अपॉन, मतलब देखिए, आपको अगर यदि कोई भी जितने भी स्टेट्स हैं उनको अगर अपना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस चलाना है, चलाइए, बट उनके जो भी टीचर्स हैं ना, उनके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं होगा, उनको अपॉइंट वो खुद नहीं करेंगे, उनके लिए कुछ कमेटी बैठाया जाएगा, उनके द्वारा किया जाएगा। ये बात बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो आखिर इशू क्या है? तो ये जो ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा गया है कि जो वेस्ट बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन एक्ट 2008 उनके द्वारा बोला जा रहा है कि सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन मदरसा आर टू बी डिसाइडेड बाय कमीशन। तो कमीशन के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, ये जो एक्ट है इसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ना कि आपको खुद से लेंगे। तो ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये जो इट सेट असाइड Calcutta High Court verdict declaring various provision of the law unconstitutional for being violative of Article 30। तो Article 30 से रिलेटेड यहाँ बोल रहा है कि आप लोग वायलेट कर रहे हैं इस तरह का कांड को। ठीक है, तो Article 30 है क्या? तो Article 30 बोलता है कि जितने भी माइनॉरिटीज है, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन या लैंग्वेज, उनको राइट है कि वो अपना स्टैब्लिश कर सके और एडमिनिस्टर कर सके, अपना चला सके वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि ये माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 30, ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमने इसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाले सेक्शन में लिखा। और बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इस आपको आर्टिकल 30 से रिलेटेड उन्होंने देखा कि गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर यदि आपको देना है तो उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप, नेशनल मतलब नेशनल इंटरेस्ट और या इरिस्पेक्टिव ऑफ द किसी भी नेचर, मतलब नेशनल इंटरेस्ट का आपको ध्यान देते हुए आपको एजुकेशन अच्छा करना पड़ेगा, तभी तो आप नेशनली कुछ अपना कंट्री के लिए सोच पाएंगे। अच्छे पढ़े लिखे लोग रहेंगे तभी ना कुछ कर पाएंगे। तो उस जगह में आप माइनॉरिटी या मेजोरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बीच में मत लाएं, आप नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से सोचें, तब आपके लिए जो होगा वो आपको देश हित पे सोचते हुए करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको बोल रहा है कि जो आर्टिकल 30 का जो क्लॉज 1 है ना, वहां पे बोल रहा है कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट करना है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि आर्टिकल 30 जो है कि वो, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि आर्टिकल 30 क्या कर रहा है, माइनॉरिटीज को अपने हिसाब से चॉइस देता है। ठीक है, चॉइस देता है, बट ऐसा भी फिर नहीं है कि आपको अपने हिसाब से जो मनाई करते रहें, वैसा भी बात नहीं है। यहाँ पे आपको इक्वल ट्रीटमेंट भी करने का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये सब कुछ कुछ आर्टिकल 30 और 30 का जो क्लॉज 1 है इसमें थोड़ा बेसिक कुछ है वो थोड़ा आप देख लेंगे। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि कैसे करके हम कुछ ला सके माइनॉरिटीज के लिए और उनको हर्ट भी ना करें, हम बैलेंस लेके कैसे चला जा सके, ये चीज यहाँ बोल रहा है। तो कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि हम बैलेंस रह के भी काम कर सकते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सेलेंस इन एजुकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटी, मतलब एक्सेलेंस भी हमको करना है एजुकेशन में और माइनॉरिटीज को प्रिजर्व भी करते हुए चलना है। तो ये कैसे हो सकता है कि द कोर्ट ने क्या किया, डिवाइड किया एजुकेशन को 2 कैटेगरीज में। बोला एक सेक्युलर एजुकेशन होगा और एक होगा एजुकेशन डायरेक्टली एम्ड, मतलब सेक्युलर मतलब वो उनके लिए कोई जाति कोई धर्म या कुछ मतलब इस तरह का रिलीजन बोल के कुछ नहीं है, ठीक है। बट एजुकेशन डायरेक्टली एम्ड, बट दूसरा जो है जिसको सिर्फ किसी हेरिटेज को प्रोटेक्शन या प्रिजर्व करने के लिए या कल्चर को या स्क्रिप्ट को या ऐसे किसी चीज या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड जो माइनॉरिटी है किसी जगह में, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर करना पड़े तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। मतलब कोर्ट ने 2 टाइप का डिवाइड किया एजुकेशन के। उसके बाद जब ये अगर ये एजुकेशनल या माइनॉरिटी से रिलेटेड अगर केस आता है तो मैक्सिमम लैटिट्यूड देखा जाएगा कि द मैनेजमेंट ऑफ अपॉइंट टीचर्स, मतलब ठीक है आप लोग जो करना करिए बट अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। टीचर्स ही क्योंकि जो है ना, आप जितने हमने हाल ही में पढ़ा था ना कि टीचर से रिलेटेड हमारे गवर्नमेंट के द्वारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव लेके आया गया है, प्लीज आप उसका नाम बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी टीचर से रिलेटेड ही बोल रहा है कि अगर यहाँ पे 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बट अगर आप एक टीचर अगर वो ही उसको अगर आप बेस्ट बना देंगे, ये चांसेस है कि आप एक टीचर को अच्छा से अच्छा आप ट्रेनिंग देके बहुत ही ग्रूम करके आप बेस्ट कर सकते हो। बट 100 स्टूडेंट्स को एक साथ करना ये बहुत ही टफ है। अगर टीचर अगर आप बेस्ट कर दिए तो टीचर तो कैसे कर भी करके करा ही देगा, तो आप पहले आगे एक स्टेप तो लीजिए, बाद में अगर स्टूडेंट्स को भी कराना पड़े तो पार्ट वाइज करके कर लेंगे, पहले टीचर को तो अच्छा कराइए। तो वही बात यहाँ पर भी बोला जा रहा है कोर्ट के द्वारा, इसी तरह का कुछ यहाँ पे दिया गया सजेशन, ठीक है। अगला टॉपिक है आपको नहीं, अच्छा एक माइनॉरिटी से रिलेटेड यहाँ पे जो थर्ड क्लॉज 1 जो हम पढ़े थे वहाँ पे एक और बात बोल रहा है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी कैन आल्सो स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बट दे विल नॉट एंजॉय स्पेशल राइट्स अंडर 30। मतलब आप एक अगर कम्युनिटी है आपको ये सब चीज तो ऑफर मिल रहा है, अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो भी अपना स्टेबलाइज कर सकते हैं अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये जो आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 और क्लॉज ए जो है इसके तहत जो भी स्पेशल राइट्स मिल रहे हैं ना माइनॉरिटी को, वो चीज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ कुछ बात बोला जा रहा है। इसके अलावा आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में ये भी बोल रहा है कि आप रिकॉग्नाइज करना होगा लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी बट नॉट बेस्ड ऑन रेस एंड इथनिसिटी, ठीक है। रेस और इथनिसिटी के बेस में आप मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं करना है आपको। इसके अलावा स्पेशल राइट्स जो बोला जा रहा है कि एंजॉय किया जाएगा रिलीजियस माइनॉरिटी को, वो जैसे हुआ क्या क्या अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ए, उसमें जो जो स्पेशल राइट्स यहाँ पे बोला ना कि ये नहीं मिलेगा आपको मेजॉरिटी को लिए, तो क्या क्या यहाँ पे राइट्स उनको वाकई में मिलते भी हैं। तो बोल रहे हैं कि MEI है ना, यानी आपको माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको एंजॉय कर सकते हैं राइट को एजुकेशनल एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट के तौर पे। उसके अलावा इन केस द प्रॉपर्टी इज टेकन ओवर बाय स्टेट ड्यू कंपनसेशन टू प्रोवाइडेड टू स्टेबलाइज इंस्टीट्यूशन एल्सवेयर, अगर किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से कोई स्टेट अगर यदि कुछ उनका प्रॉपर्टी लेते हैं तब उनको कॉम्पेंसेशन के तौर पे उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में भी जो बोला गया ना, उनके तहत ये नहीं बोल रहा है कि आपको जो MEI है ना, जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इनको कंसिडर नहीं किया जा रहा है रिजर्वेशन के तौर पे, ठीक है। तो ऐसा कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है ना कि कोई किसी भी बेसिस पे रिलीजन कास्ट के बेसिस पे आप मतलब आप रिजर्वेशन या इस तरह का पार्शियलिटी नहीं कर सकते। बट यहाँ पे तो ये हो रहा है ना, आप दे रहे हैं, तो यहाँ आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में ऐड कर दिया गया है कि MEI को आप रिजर्वेशन का कैटेगरी में नहीं देखेंगे, ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है। इसके अलावा ये जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि जैसे सेंट स्टीफेंस वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी केस 1992 का, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि MEIs कैन हैव 50% सीट्स रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है। जितने भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ना, वो 50% रिजर्व सीट रख सकते हैं माइनॉरिटीज के लिए, उससे ज्यादा नहीं। ये 92 में आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूल किया गया था। और एक जजमेंट था कि TMA पाई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स 2002 का केस था, देखिए 10 साल के बाद का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि MEIs कैन हैव सेपरेट एडमिशन प्रोसेस व्हिच इज फेयर ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड, ठीक है। MEIs अपना एक सेपरेट रख सकते हैं, दे कैन आल्सो सेपरेट फी स्ट्रक्चर बट शुड नॉट चार्ज कैपिटेशन फी, कैपिटेशन फी आपको फिर नहीं देने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक चीज हुआ। आप मुझे ये बताइए कि कोई एक एग्जांपल बताइए
कि MEI का मतलब आपको जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का कोई एक एग्जांपल बताइए जो कि बहुत मशहूर है हमारे कंट्री में, उसका नाम आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे जो कि है आपको मिनरल लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। तो ये एक ऑर्डिनेंस रिलेटेड है। ऑर्डिनेंस काफी ज्यादा, जो भी हमारे कंट्री में पिछले एक साल में ऑर्डिनेंस लाया गया वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्डिनेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है एक्ट से भी ज्यादा। क्यों एक्ट से ज्यादा? एक्ट आपको कुछ साल, एक्ट एक बार पास हो गया तो वो अभी चलता रहेगा, बट ऑर्डिनेंस सिर्फ कितने दिन के लिए हो सकता है? ऑर्डिनेंस कितने दिन के लिए मैक्सिमम दिया जा सकता है? प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग ये पॉलिटी में ऑर्डिनेंस से रिलेटेड जरूर पढ़े होंगे। तो ये ऑर्डिनेंस बहुत माने ऐसा नहीं है उसका कुछ पीरियड क्लास मतलब फिक्स रहता है, उससे ज़्यादा देर नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्या होता है, पार्लियामेंट में उनको पास कराना पड़ेगा वरना वो फेल हो जाएंगे। तो ये बोला जा रहा है कि जो मिनरल लॉज है ये ऑर्डिनेंस के तौर पे लेके आया गया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल में लिख रहे हैं क्योंकि ये कोल से माइनिंग से रिलेटेड कुछ बात है। तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में इसे पास करा दिया और बोला कि जो मिनरल लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 है वो अमेंड करेगा मिनरल्स एंड अमेंडमेंट्स माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 और 2015 का जो एक्ट है इनको ये अमेंड करने वाला है। इस ऑर्डिनेंस में बोला जा रहा है कि कैसे करके एलोकेशन ऑफ कोल होगा, ब्लॉक्स फॉर कंपोजिट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज हैज बीन प्रोवाइडेड। कैसे करके मतलब क्या बोल रहा है, ये एक तरह से प्राइवेटेशन का काम स्टार्ट कर रहे हैं कोल माइनिंग में भी। ठीक है, जिससे क्या करेंगे और ज्यादा हम लोग अपना ये जो कोल से रिलेटेड बिजनेस है ना और ज्यादा हम एफिशिएंट अपना रेवेन्यू और ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सके। तो ये लाइसेंसिंग का बहुत ही सुविधा दिया जा रहा है। लाइसेंसिंग का काम है ना वो और ज्यादा ईज किया जा रहा है। ठीक है, जिससे ईज ऑफ बिजनेस और ज्यादा कोल के एरिया में भी बढ़ाया जा सके। ये क्या करेगा, स्पीड अप करेगा इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसा मैंने बताया। ठीक है, इसके अलावा जो इसका बैकग्राउंड अगर हम जानते हैं तो ये 2018 में लगभग गवर्नमेंट हैड अलाउड द कमर्शियल माइनिंग। गवर्नमेंट ने कमर्शियल माइनिंग 2018 में ही अलाउ कर दिया था प्राइवेट एंटिटीज को, बट नॉन कोल कंपनीज कुडंट पार्टिसिपेट इन दिस ऑक्शन। ठीक है, नॉन कोल कंपनी जो कोल कंपनीज नहीं है उनको नहीं पार्टिसिपेट करने दिया गया था। बट 2019 में क्या किया गवर्नमेंट ने, और एक काम कर दिया कि 100% एफडीआई कर दिया। एफडीआई मतलब कोई भी फॉरेन है ना वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो एफडीआई 100% वो कर सकते हैं किसी भी इस तरह का कोल से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होगा। तो ये सब कुछ कुछ बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। तो हमारा फर्ज बनता है कि थोड़ा तो हम बड़े, जब इतना अच्छे अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि हमें भी आखिर आगे जाके उसी पोस्ट को संभालना है। ठीक है, तो कुछ कुछ इम्प्लीकेशंस है जो कि इसको थोड़ा हमको सिग्निफिकेंट वे में पढ़ना पड़ेगा। वो है कि इट ओपन्स अप द सेक्टर टू प्लेयर्स आउटसाइड स्टील एंड पावर। मतलब स्टील और पावर में तो प्राइवेट सेक्टर काम घुस ही गए थे, अब एक क्या किया, ये ओपन कर दिया, एक दरवाजा ओपन कर दिया कोल के एरिया में भी, जो कि यूज एंड करेगा जितनी भी रिस्ट्रिक्शन से कोल माइनिंग, कोल से रिलेटेड बिजनेस में। ठीक है, और ये क्रिएट करेगा बहुत ही अच्छा एफिशिएंट एनर्जी मार्केट हमारे पूरे कंट्री में, और ज्यादा कंपटीशन भी इंक्रीज करेगा। अगर जहां कंपटीशन हो रहा है ना तो बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है, ये आप एकदम ध्यान रखिए। देखिए अभी अगर जियो जैसे चल रहा है, अगर कल को अगर वोडाफोन आइडिया ये सब खत्म हो गया, अभी कंपटीशन खत्म हो गया, तो क्या होगा, एक बार में जियो क्या करेगा, 500 पर जीबी का अगर प्लान दे दिया, तब तो आप हो या मैं हूं हमें लेना ही है। बट सोचिए जो गरीब लोग हैं उनको क्या जाएगा। तो ये सब कांड यहाँ पे आ सकता है फ्यूचर में जाके अगर कंपटीशन ना हो। तो ये बहुत अच्छा बात है अगर आपके मार्केट में कंपटीशन है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ये कोल इंडिया का जो मोनोपोली चल रहा था ना, कि हर जगह कोल इंडिया का ही उनका वर्चस्व चल रहा था, कि वो जैसा चाह रहे थे कोल से रिलेटेड बिजनेस का वही कर रहे थे। तो ये उसको भी अब एंड करेगा। इसके अलावा जो नया माइनिंग टारगेट रखा गया है 2023-24 तक का 1 बिलियन टन तक का माइनिंग का टारगेट, वो भी अब इस आपको इनिशिएटिव के द्वारा पूरा किया जाएगा। और ये जो परमिशन है माइनिंग से रिलेटेड, ये आखिर देता कौन है? तो स्टेट गवर्नमेंट देता है इसका परमिशन, जिसको कहते हैं मिनरल कंसेशंस। ठीक है, और ये मिनरल कंसेशन कहा जाता है ताकि किसी भी तरह का मिनरल लोकेटेड जहां भी जिस भी स्टेट में ना, वो स्टेट क्या करेगा, अपना परमिशन देने का काम करेगा। और ये किसके तहत, तो ये माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट 1957 जो हमने पढ़ा, जिसको अमेंड करने की बात चल रही है इसी ऑर्डिनेंस के द्वारा। तो ये दोनों एक्ट के द्वारा हेल्प से ये किया जाएगा। बट ये जो मिनरल स्पेसिफाइड जो फर्स्ट शेड्यूल में होगा ना इस एक्ट में, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी है। ठीक है, जो भी फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है ना इस 1957 के एक्ट में, वो सारे मिनरल्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी जाके वो माइनिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हो गया स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। तो ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 जो है, ये से हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि इंडेक्स तो आपको रटना नहीं मारना है, अगर बहुत कम चांसेस होते हैं पूछने का। बट इसका जो बॉडी है ना उसे हमें याद रखना है, जो कि है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है,
तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जस्ट हाल ही में इंडेक्स निकाला गया है। पहला इंडेक्स पर 2018 में निकाला गया था, तो इसलिए ये पहला इंडेक्स नहीं है जो 2019 में आया, ये दूसरा है। ठीक है, अगस्त 1 को निकाला गया था, ध्यान दीजिएगा, उससे कुछ बात नहीं है, बस आपको 2018 याद हो तो काफ़ी है, और पहला 2018 में था। तो इस इंडेक्स में क्या करते हैं कि एक रैशनल आपको कंपैरिजन किया जाता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में, कि कैसे, और उस जितने भी स्टेट यूनियन टेरिटरीज है ना, उनको एक ग्रुप किया जाता है 4 टाइप में। ठीक है, और जैसे जिससे क्या वो किस बेसिस पे वो टोटल प्राइमरीज एनर्जी सप्लाई कर पा रहे हैं अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में, उसके बेसिस पे ग्रुप किया जाता है। ठीक है, और वो कौन कौन ग्रुप हो गए, जैसे कि आपको फ्रंट रन हुआ है, या अचीवर है, या कंटेंडर है, या एस्पेरेंट है। ठीक है, ये 4 टाइप का ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ये जो अच्छा टोटल हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज है, देखिए यहाँ टोटल तो दिया हुआ 36, पर कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज है, टोटल आपको अभी 28 हो गया है, और यूनियन टेरिटरीज भी 8 है। ठीक है, तो 28:8 आपको 36 हो गया, यानी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट का रेशियो। ठीक है, इसके अलावा बोल रहा है कि देर इज नॉट एनी फ्रंट रनर स्टेट दिस ईयर, मतलब फ्रंट रनर मतलब समझ लीजिए आप फर्स्ट पोजीशन, बहुत ही बेस्ट, यानी 95 to 100% वो रैंक वाले कोई भी नहीं है हमारे स्टेट यूनियन टेरिटरीज में। बट हाँ, ये है कि आपको ये जो बोला जा रहा है कि इंडेक्स जो डेवलप्स है वो किया गया है बीई के द्वारा। इसके अलावा ये जो मेन चीज बोला जा रहा है कि इन एसोसिएशन विद द अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, EEE के द्वारा अलायंस बना के ये BEE ने लेके आया है। ठीक है, और कुछ जो परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस स्टेट्स इसमें देखा गया है ना, BEE के जो लाया गया है, फ्रंट रनर में तो कोई भी नहीं है, बट जो बेस्ट है वो आया है कर्नाटका के द्वारा। कर्नाटका की इसमें सरल जो इनिशिएटिव था उसमें भी बेस्ट आया था। प्लीज आप लोग एक बार थोड़ा रिकॉल कर ले अपने पुराने टॉपिक को। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पुडुचेरी आपको यूनियन टेरिटरीज में जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, जो आपको पोरेस्ट परफॉर्मेंस है, लीस्ट परफॉर्मेंस है, वो हो गया मणिपुर, झारखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये लोग हो गया आपको लीस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को ये इंडेक्स से रिलेटेड आपको याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, बस आपको जस्ट आपको दिमाग में रखना है कि किस आप रिलेट कर लीजिए ना, काफी है आपके लिए। आप एग्जाम में ऑफकोर्स प्रीलिम्स में तो इजीली आप रिलेट करके आंसर कर ही पाएंगे। तो अगला टॉपिक हो गया वुमेन, बिजनेस एंड द लॉ, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वुमेन से रिलेटेड बहुत सारे कुछ कुछ इनिशिएटिव हैं या कुछ कुछ लॉज हैं, वो हम अभी देखने वाले हैं आज। तो अभी के बारे में जो बोल रहा है ये आपको वर्ल्ड बैंक वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों वर्ल्ड बैंक में लिख रहे हैं, ना ही किसी आपको MCD में लिख रहे हैं, ना ही आपको किसी स्टेट से लिख रहे हैं, ना ही इंटरनेशनल रिलेशन से लिख रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक में लिख रहे हैं क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के ही ग्रुप ने ये लेके आया है जिसका नाम है वुमेन, बिजनेस एंड द लॉ, WBL। ठीक है, इसलिए हम इसे वर्ल्ड बैंक में लिख रहे हैं। और इसका ये 6th एडिशन था, ना कि आप पहला या दूसरा समझे, ये 6th एडिशन है, यानी पहला एडिशन लगभग 2014 में लाया गया था। ठीक है, और ये मेन काम करता है कि कैसे करके यूनिक डेटा ये लेके आ सके, लॉज और रेगुलेशन जो भी बनाए जाते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में वुमेन के जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसका स्पेशली जैसा मैंने बोला कि वुमेन का किस तरह का राइट दिया जाता है, लगभग 8 इंडिकेटर्स को ध्यान देते हुए देखा जाता है कि वो 8 इंडिकेटर्स में क्या वुमेन का इंटरेक्शन जो भी लॉ के प्रति है किस तरह का दिया गया है रेस्पेक्टिव स्टेट्स या कंट्रीज में। ठीक है, उसके हिसाब से उनको रैंक दिया जाता है। और जैसे वो क्या क्या इंडिकेटर्स हो गए, तो मोबिलिटी कैसे वुमेन का दिया गया है, उससे रिलेटेड क्या क्या लॉज हैं, वर्क प्लेस, पेमेंट, मैरिज, पेरेंटहुड, एंटरप्रेन्योरशिप, एसेट्स और पेंशन, ये सारे चीज से रिलेटेड जब इनके ऊपर रैंकिंग दिया जाता है उसके बेसिस पे वुमेन का देखा जाता है कि किस तरह का गवर्नमेंट वहाँ के जो भी है ये 8 क्राइटेरिया को देखते हुए वुमेन के लिए क्या क्या कर रहे हैं, उसके बेसिस पे रैंक दिया जाता है। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है ये बेस्ड स्पेशली है कि कैसे करके कंट्री का जो फॉर्मल लॉज और रेगुलेशंस है कैसे वो वुमेन से रिलेटेड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में उनको और सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ देखा जाता है। ठीक है, अभी ये भी बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो वेरियस कंट्री का जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई भी नो इकोनॉमी इन द ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक, यूरोप एंड द सेंट्रल एशिया और लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन वेर अमंग टॉप रिफॉर्मर्स। ठीक है, ये सारे में से ये जो एरिया बोल दिया ना, ये कोई भी टॉप रिफॉर्मर्स में नहीं है, रिपोर्ट के द्वारा ये बताया जा रहा है। तो बहुत ही डेंजरस बात है कि इस तरह का हाल है हमारे पूरे वर्ल्ड में वुमेन से रिलेटेड। उसके अलावा सिर्फ 8 इकोनॉमीज है जो कि परफेक्ट 100 जिनको मिला है, सिर्फ 8 इकोनॉमिक्स। आप सोच सकते हैं सिर्फ 8 इकोनॉमिक्स, वो भी आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो बेल्जियम यूरोपियन कंट्री, कनाडा आपको वही मिल जाएगा, आपको नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, डेनमार्क वो भी यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, आइसलैंड, लाटविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, ये सारे आपको यूरोपियन और उसी साइड के मिलेंगे। और सोचिए कहीं भी नहीं है, ये हाल है कि 100 तक अचीव नहीं कर पा रहे। उसके अलावा जो तो ग्लोबल एवरेज है ना वो लगभग 75.2, जो कि स्लाइट इंक्रीज फ्रॉम 73.9 जो कि पिछले साल से।
तो सोच सकते हैं क्या हाल है, जिसमें इंडिया का रैंक 117 है। बहुत ही बहुत बुरा हालत है। लगभग 190 कंट्रीज में 117 रैंक है, जो कि स्कोर किया गया है लगभग 74.4, जो कि आप बेनिन और जाम्बिया है ना, उसके कंपेयर में उनके साथ हम ये आसपास में हैं, जो कि हमारे से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। कौन? रवांडा और लिसोथो। तो ये जो भी अफ्रीकन कंट्रीज है हमारे से काफ़ी ज़्यादा बेटर है इस मामले में। तो ये सब चीज़ कुछ कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेटा को ध्यान देते हुए आप थोड़ा याद रखेंगे तो अपने प्रीलिम्स में तो बेसिक चीज़ जो भी है वो कर ही पाएंगे, मेंस में भी बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। अगला टॉपिक है प्राइवेट प्रॉपर्टी इज ए ह्यूमन राइट। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी इज ए ह्यूमन राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या स्टैट्यूटरी राइट? चलिए देख लेते हैं। हम इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स देखेंगे, इसलिए हम इसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। तो न्यूज़ में इसलिए बन गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली उन्होंने बोला कि सिटीजन राइट टू ओन प्रॉपर्टी इज ए ह्यूमन राइट। सिटीजन का जो प्रॉपर्टी वो अपना ओन कर सके वो एक ह्यूमन राइट है, आप कैसे छीन सकते हैं? ये क्यों हुआ? क्योंकि स्टेट कैन नॉट टेक पोसेशन ऑफ इट विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। मतलब कोई भी स्टेट बोला जा रहा है कि आप बिना कुछ रूल्स फॉलो किए आप किसी का भी उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप ले नहीं सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाया गया है सारे स्टेट्स को। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट के द्वारा लेके गया है ना, मैंने लाया गया है, वो बोल रहे हैं कि स्टेट कैन नॉट ट्रिप पास इनटू द प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब बोला जा रहा है स्टेट आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, किसी का प्रॉपर्टी को आप उसका ओनरशिप छीन सकते हैं। आप बोलेंगे कि एडवर्स पोसेशन, मतलब आप काफ़ी दिनों से अगर यदि कोई अगर रह रहा है किसी जगह में 10 साल 15 साल से, आप उसको अचानक नहीं बोल सकते आप वहाँ से छोड़िए, अब हम लोग वहाँ पे कुछ और काम करने वाले हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। इसके अलावा इन वेलफेयर स्टेट, किसी अगर कोई आपका वेलफेयर, आप अगर किसी स्टेट को वेलफेयर स्टेट मानते हैं तो राइट टू प्रॉपर्टी इज ए ह्यूमन राइट। तो हम लोग तो हमारे तो कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो तो एक वेलफेयर स्टेट में हम लोग काउंट करते हैं ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज ए ह्यूमन राइट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ कुछ कुछ बात बोला जा रहा है। ठीक है, और ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप कोई इंसान 12 साल रह गया है तब वो उनको वो नहीं छोड़ सकते, उनको आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप अचानक छोड़ के जाइए और दूसरी जगह जाइए। ठीक है, तो उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोसेशन, जो कि 12 साल या 12 साल से ज़्यादा अगर कोई रह ले रहे तो उनको आप दबाव नहीं डाल सकते। ये सब बात यहाँ बोला जा रहा है। तो एक्चुअली ये न्यूज़ में क्यों आ गया था जो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फटकार लगाया सारे स्टेट्स को? क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने फोर्सिबली क्या किया, एक लगभग 4 एकड़ ऑफ लैंड एक पर्सन का, जो कि 1967 में कहाँ पे, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे उन्होंने रोड बनाने के लिए उनसे ले लिया था। ठीक है, तो वो लगभग 52 साल हो चुके हैं और वो अभी तक सरकार वहाँ का जो हिमाचल प्रदेश के, वो उनको कॉम्पेंसेशन नहीं दे सके हैं। तो ये सब बात होने की वजह से क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन पे आया कि इस तरह का कुछ किया जाए, कि ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत लोग हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे तो नहीं जा सकेंगे ना, तो उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब बात सोचते हुए यहाँ पे ये स्टेप्स लिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और बात यहाँ पे बोल रहा है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, जिसे हमने पहले फंडामेंटल राइट में रखा था, अगर वो रहता तो शायद अभी ये बहुत जल्दी ये स्टेप उनको उनका राइट मिल गया रहता था। बट हमने क्या किया, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, हमने राइट टू फंड, जो फंडामेंटल राइट में रखा गया था आर्टिकल 31 के अंदर, ये आपको राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा के हमने आर्टिकल 300A में रख दिया। और 300A जो है ये आपको फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बट फंडामेंटल राइट नहीं है। इसलिए तो राइट टू प्रॉपर्टी इज अभी बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, बट ये ह्यूमन राइट भी इनको दर्जा देने का बात बोल रहा है। क्योंकि हमारे कंट्री में जितनी भी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज है, ये एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनके सिटीजन्स का, उनको एज अ ह्यूमन राइट देने का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इसलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, थोड़ा हम लोग देख लिए। अगला टॉपिक है अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। ये अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज क्या है? तो यानोमामी शामन दवी कोपेनावा, इनके द्वारा, इनको ना एक दलाई लामा ऑफ द रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। उन्होंने क्या किया, उनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला गया। और ये राइट लाइवलीहुड किसको बोलते हैं? यही अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज को बोलते हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज के रिलेटेड हमने पढ़ा ही है। अच्छा हाँ, एक बात बता दो कि नोबेल प्राइज से रिलेटेड मैंने अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, नहीं आपको एनालिसिस मिले, ना ही क्वेश्चन में, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड एक सेपरेट आपको अवार्ड्स का कुछ स्पेशल देना चाह रहा हूँ। तो मैं वो आपको करा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये कुछ कुछ आ रहे हैं, ये बेसिक चीज़ थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया, यहीं पर दे दिया, वरना मैं नहीं देता नोबेल प्राइज में। तो अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज ना, ये आपको देवी कोपेनावा है ना, इनको मिला है। ये एक ब्राजीलियन इंडिजिनस इंसान है, लीडर थे,
जो कि लैंड राइट्स जो भी है ना यनोमी पीपल के लिए उन्होंने काफ़ी फाइट किया था, जिसकी वजह से उनको अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज दिया। ये एक तरह का क्या है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड है, ठीक है। ये अवार्ड ना लगभग 1980 में लाया गया था, किसके द्वारा, जर्मन स्वीडिश फिलांथ्रोपिस्ट है। फिलांथ्रोपिस्ट मतलब कोई कोई होते हैं ना जो कि जैसे मिलिंदा गेट्स और ये हुए, उनके पास काफ़ी पैसे है तो वो उस तरह का चैरिटी वर्क करते रहते हैं। तो ये फिलांथ्रोपिस्ट जैकब वैन उस्कुल है ना, इनके द्वारा ये लाया गया था। ये जर्मन स्वीडिश है जो कि हर साल देने का काम दिसंबर मंथ में ही करते हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ बेसिक चीज हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हो गया वर्ल्ड्स मोस्ट एफिशिएंट लिथियम सल्फर बैटरी डेवलप्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत ही वर्ल्ड का सबसे मोस्ट मतलब आपको एफिशिएंट लिथियम सल्फर डेवलप किया गया है। यह है क्या, तो रिसर्चर जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाश जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, उनके द्वारा एक सुपर कैपेसिटी प्रोटोटाइप जो कि री इंजीनियरिंग करके लाया गया है लिथियम सल्फर बैटरी से, ठीक है। तो री इंजीनियरिंग किया गया लिथियम सल्फर बैटरी को और बहुत ही उतना एक मतलब मोस्ट एफिशिएंट लिथियम सल्फर बैटरी के रूप में लाया गया है। क्या ये नया है, तो नहीं, लिथियम सल्फर बैटरीज नया नहीं है, बट हाँ इसमें कुछ इंट्रिंसिक प्रॉब्लम थे। इस सल्फर जो इसका इलेक्ट्रोड था ना, वो क्या होता था, वो बार बार टूट जा रहे थे, ठीक है। वो रिपीटेड जो चार्ज साइकिल उसके ऊपर चार्जिंग डिस्चार्ज हो रहा था ना, वो साइकिल, इसके वजह से क्या होता है, उसका कैपेसिटी रिडक्टेंट हो जा रहा था और जो सल्फर कैथोड था ना, वो क्या हो जाता, टूट जा रहे थे। जब भी वो क्या होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था ना, ये चार्ज और डिस्चार्ज की वजह से, तो ये साइकिल जैसी फ्लो हो रहा था, तो क्या हो रहा था कि ये सल्फर जो कैथोड थी उसके अंदर, वो जो बैटरी के अंदर वो टूट जा रहे थे। तो ये सब उनके ड्रॉबैक्स थे। तो उस ड्रॉबैक्स को हटाने के बाद अब ये मोस्ट एफिशिएंट लिथियम सल्फर बैटरी बन चुका है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या किया, जो भी इलेक्ट्रोड्स है ना, उनका ही एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्शन से टूट रहे थे ना, तो उनको ना ऐसा अरेंज किया ताकि उनके बीच में काफी स्पेस हो जाए। तो अब क्या होगा, अगर यदि क्लोज रहेंगे तो ये वाइब्रेट करेंगे तो टूट सकते हैं, बट यहाँ और यहाँ थोड़ा दे दिए तो स्पेस मिल गया ना, तो इससे क्या होगा, अब टूटेंगे नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो इसके इलेक्ट्रोड्स है ना, उसमें क्या यूज किया जा रहा है, पॉलीमर्स का यूज किया जा रहा है, जिससे और ज्यादा उसका एफिशिएंसी बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो स्पेशली ये जो काम करेगा, ये लिथियम सल्फर बैटरीज ऑपरेट करेगा उसी सेम तरीके से जैसे लिथियम आयन वर्क करता है। मैं आपको इसके डिटेल प्रोसेस में नहीं जाऊंगा, आपको बेसिक जो बताना था हमारे टॉपिक्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए मैं वो बता दिया हूँ, उससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। इसका मेन सिग्निफिकेंस के रूप में बता रहा है कि इस तरह का लिथियम सल्फर बैटरी जब आ जाएगा तो लगभग ये 5 टाइम एफिशिएंट हो जाएगा लिथियम आयन बैटरी से, ठीक है, जो कि लगभग 99% अपना चार्ज रख सकता है 200 साइकिल के बाद, 200 बार चार्ज डिस्चार्ज होने के बाद भी, ठीक है। और ये लिथियम सल्फर जो बैटरी है ये बहुत ज़्यादा टाइम चीपर भी है, सस्ता भी है लिथियम आयन बैटरीज के कंपेयर में। तो ये इतनी सारी चीज़ में जब फायदेमंद है तो बहुत ही अच्छा काम किया साइंटिस्ट के द्वारा कि ये इस तरह का चीज़ को जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किए, ठीक है। अगला टॉपिक है गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल। तो ये जो मॉडल है इससे रिलेटेड क्या है, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आर्मी ने हाल ही में इनिशिएट किया गया एक प्रोसेस को कि कैसे आइडेंटिफाई किया जा सके पोटेंशियल इंडस्ट्री पार्टनर्स को, जिसके साथ वो मिलकर इम्प्लीमेंट कर सकेंगे गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल, जिसमें वो वर्कशॉप या ऑर्डिनेंस रिपोर्ट्स वगैरह ये सब बनाएंगे और अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और अच्छा निकाल के लेके आएंगे। तो ये सब चीज़ यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो ये जो गोको मॉडल है ना, जीओसी गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टेड मॉडल, तो इसमें बोला है कि वन ऑफ द रिकमेंडेशन जो कि रिकमेंड किया गया था लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेखावत जो कि रिटायर्ड है, उनके द्वारा एक कमेटी बनाया गया था, उनको वो हेड कर रहे थे, उनके द्वारा ही ये रिकमेंड किया गया था कि इस टाइप का गोको मॉडल बनाया जाए। और ये काम कैसे करते हैं, तो ये जो एसेट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जितना भी एसेट होगा ना वो सारा गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड किया जाएगा, बट एक प्राइवेट इंडस्ट्री को ऑपरेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा बात है, मतलब एक तरह से ट्रिपल पी मॉडल पे चल रहा है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे, है ना। उसके अलावा जो इस मॉडल के तहत ना प्राइवेट कंपनीज को किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ना ही लैंड मशीनरी या अदर सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट सारा कर रहे हैं। और ये जो मिशन जो भी है ना वो गवर्नमेंट के द्वारा ही सेट किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर्स को फुल इंडिपेंडेंस मिलेगा कि आप जैसे चाहे वैसे काम कर सकते हैं, ठीक है, उनको उस हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा स्टेप लिया जा रहा है, इसमें आर्मी इन्वॉल्व है, थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, ये कीवर्ड है यहाँ का, ठीक है। अगला टॉपिक है ऑपरेशन क्लीन आर्ट। तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट एक फर्स्ट पैन इंडिया ऑपरेशन, पूरे पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में ये ऑपरेशन किया जा रहा है कि कैसे करें क्रैकडाउन किया जा सके स्मगलिंग ऑफ मंगूज हेयर। मंगूज का जो भी हेयर है ना वो बहुत ज़्यादा आपको इंटरनेशनल मार्केट में इसका डिमांड है, तो कैसे इसका स्मगलिंग को रोका जा सके, इससे रिलेटेड आपको ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया गया। ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत सारे ऑपरेशन में से ये एक और ऑपरेशन आपको मिल गया। तो क्या है वो ऑपरेशन क्लीन आर्ट, ठीक है। तो ये कंसीव किसके द्वारा गया है, WCCB के द्वारा, यानी आपको जो
आपको मेन जो भी मेन आता है ना, ये WCCB, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी होगा आपको, जो भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होगा, वाइल्ड लाइफ को कैसे इसका कंट्रोल किया जा सके उसके ऊपर ध्यान देता है, ठीक है। और मंगूज जो है ना, इसको शेड्यूल 2 है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उसमें रखा गया है, जिसमें क्या किया जा रहा है कि इसका स्मगलिंग या पोसेशन जो भी करेगा उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत अरेस्ट किया जाएगा। तो ये शेड्यूल 2 में जो भी रखा जा रहा है पार्ट 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसका स्मगलिंग करने वाले को नॉन बेलेबल ऑफेंस में रखा जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 71st रिपब्लिक डे ऑन जनवरी 26। तो इंडिया ने क्या किया, जैसा हमने आज के इस बार जो 2020 का जो हमने सेलिब्रेट किया वो 71st था, ठीक है। 70th कौन सा था, 2019 का। तो उस वक्त हमारे कौन से गेस्ट थे, प्लीज आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि वो ईयर का भी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट बनता है। तो 71st जो आए थे वो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो थे। उन्होंने क्या किया था, ऐसा नहीं वो फर्स्ट ब्राजीलियन प्रेसिडेंट थे, इससे पहले भी 2 प्रेसिडेंट और भी आए हुए थे 96 और 2004 में, ठीक है। तो 2020 में ये तीसरे प्रेसिडेंट बने। जब ये आए थे तो कुछ कुछ जो भी पैरेड चलता है ना शोकेस कराने का, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पैरेड्स है जो कि हमें याद रखना है, क्योंकि ये जितने भी पैरेड है ये हमारे एक साल से जुड़े हुए चीज थे। जैसे धनुष आर्टिलरी गन, ये आया 2019 में ही। रफाल और तेजस एयरक्राफ्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था न्यूज में, जिसका मतलब शोकेस किया गया। आप देखे होंगे शायद, वो जो आपको है वहाँ पे शोकेस किया जाता है रोड में, चारों तरफ वहाँ प्रेसिडेंट और गेस्ट सारे बैठे रहते हैं, और यहाँ रोड में कैसे कैसे करके वो लोग मूव करते हुए जाते हैं और सारा चीज शोकेस करते हैं। तो इस साइड जो एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम था वो भी वहाँ पे शोकेस किया गया। गुजरात का रानी का भाव जल मंदिर, मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज, जिसके बारे में हमने हाल ही में मैप पॉइंटिंग भी किया। उसके अलावा पंजाब के द्वारा जो 555 मतलब 550वीं बर्थ एनिवर्सरी जो गुरु नानक जी का हुआ था, उससे रिलेटेड भी यहाँ शोकेस किया गया। तो इसलिए कुछ कुछ ये जो भी चीज किया गया ना, आपको हो सकता है 4-5 ऑप्शन दे देगा और उसमें कोई एक नहीं भी होगा, तो उस जगह में आप गलत कर बैठेंगे, तो थोड़ा आप इसे ध्यान रखिए। अगला टॉपिक है नेविक। नेविक के बारे में हमने हाल ही में पढ़ा था। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और चीज है जो हमारे लिए ऐसे जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज है ना, ये इन्होंने एक अपना अनवील किया है मोबाइल चिपसेट, जिससे क्या होगा, अब जो नेविक है ना, इसको हम अपने नॉर्मल हैंडसेट है ना इसमें भी यूज कर सकेंगे। देखिए अभी तक हम जीपीएस यूज करते हैं, क्योंकि हमारे फोन में जो चिप है ना वो सिर्फ जीपीएस को ही अपना, एक तरह से जीपीएस को ही पहचानता है, ठीक है। वो जीपीएस को पहचानता है और किसी को नहीं पहचानता है। बट हमारे फोन के अंदर अगर कुछ ऐसा चिप ला दे जो कि नेविक को भी पहचानने लगे, तब हम इसको भी यूज कर सकेंगे, क्योंकि नेविक हमारा है, जीपीएस तो हमारा नहीं है। तो ये हाल ही में क्वालकॉम की टेक्नोलॉजी का मदद से हमने ये नेविक के लिए भी चिप बना दिया है, जो कि जल्द ही हमारे जो नॉर्मल हैंडसेट में ना वो उसमें भी अब ये आने लगेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, देखते हैं और कब तक ये हमें वेट करना पड़ेगा। अगला टॉपिक है इंडियन साइंस कांग्रेस। तो इंडियन साइंस कांग्रेस का हाल ही में 107वां सेशन हुआ। कहाँ पे, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में हुआ है। इसका थीम रखा गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट है तो और भी अच्छा बात है। ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन हर साल किया जाता है, और जनवरी के फर्स्ट वीक में ही किया जाता है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, जनवरी फर्स्ट वीक, लास्ट वीक या सेकंड वीक दे तो आपको कंफ्यूज हो सकता है, तो ये कीवर्ड हो गया, ठीक है। उसके अलावा बोल रहा है कि इसका जो इंडियन जो एसोसिएशन है, इसे स्टार्ट किया गया था फर्स्ट टाइम 1914 में, वो भी कोलकाता से, एज अ मेंबरशिप ऑफ लगभग 30,000 साइंटिस्ट। सोच सकते हैं 1914 में 30,000 साइंटिस्ट ने ये इसका शुरुआत किया था, तो कितना इंपॉर्टेंट बात है। और जो ओरिजिन किया गया था वो था दो ब्रिटिश केमिस्ट थे, जिनका नाम था प्रोफेसर JL सिमोनसन और प्रोफेसर PS मैकमोहन। मैकमोहन से शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा। मैकमोहन लाइन किन दो कंट्री को सेपरेट करता है, मैंने किन दोनों कंट्री के बीच में है, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए, ठीक है। तो ये दो केमिस्ट हैं, इनके द्वारा ये शुरुआत किया गया था इंडियन साइंस कांग्रेस का, ठीक है। अगला टॉपिक है, आज का आखिरी टॉपिक है, जो कि है कुलशेखरपट्टनम, ठीक है, कुलशेखरपट्टनम जो कि तमिलनाडु में है। तो ये क्यों था न्यूज में, क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि हम अब दूसरा अपना लॉन्च पैड बनाने जा रहे हैं अपने रॉकेट से रिलेटेड। कहाँ पे, तो इस कुलशेखरपट्टनम में, जो कि तमिलनाडु में। तो है क्या, अभी हमारे पास सिर्फ एकमात्र है जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, एकमात्र है जहाँ से हम अपना जो भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, वो लॉन्चिंग स्टेशन है हमारा। अब हम एक और बनाना चाह रहे हैं, कहाँ पे, तो ये कुलशेखरपट्टनम में, जो कि तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये सब हो गया कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। प्लीज आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लें तो प्लीज आप लोग लाइक बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। और अगर प्लीज वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी करिए अगर किसी तरह का सुझाव देना चाह रहे हैं। जितना ही आप इस तरह का कुछ करेंगे मेरे लिए, तो मुझे और ज़्यादा आपके लिए कुछ करने के लिए मुझे और ज़्यादा आप
मैं अपने आप को मोटिवेट कर पाऊंगा अगर मैं इस सारे कमेंट के माध्यम से आप लोग के जो भी मैसेजेस है पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जितना भी आप कुछ फ्रेंड्स हैं जो भी स्कोर अपना लिख रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स अपना कुछ और शाम वाले वीडियो में जिस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है शाम वाला वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव हो रहा है। मॉर्निंग वाला में भी अगर किसी जगह में आपको कहीं कुछ कमी लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं जान रहा हूँ कि ये सारे से मॉर्निंग वाला सेशन आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट आप शेयर करें। अगर आप कवर कर चुके हैं तो हो सकता है आपके कोई और फ्रेंड जो नहीं किए होंगे तो उनके लिए शायद फ़ायदा कुछ हो सके। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, तभी जाके हम लोग एक टीम बन के और अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।